ओडीए ऋण परियोजनाओं की निर्माण कार्यों में अक्सर होती रही व्यावसायिक दुर्घटनाओं और सार्वजनिक दुर्घटनाओं को रोकने और कम करने के उद्देश्य से जायका ने 2021 में जायका मानक सुरक्षा विनिर्देश JSSS तैयार किया और इसे प्रकाशित किया। JSSS के बारे में विवरण के लिए इस DVD में अंतर्भूत JSS अंग्रेजी संस्करण का भाग देखें। जायका ने इस प्रस्तुति सामग्री को उद्धारकर्ता, कार्यान्वयन एजेंसी, सलाहकार और ओडीए ऋण परियोजनाओं के ठेकेदारों के लिए एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। वह दुर्घटनाओं की घटनाओं का शिक्षा सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए JSSS में मूलभूत सुरक्षा अनुपालन आवश्यकताओं की समझ को गहरा कर कार्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जायका ने सितंबर में 2007 में घटी हुई दुर्घटना के मद्देनजर ओडीए परियोजनाओं के लिए अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत किया। वियतनाम में केंतो ब्रिज निर्माण परियोजनाओं में हुई इस दुर्घटना में 55 कामगारों की जान चली गई थी। 2015 में जापानी ओडीए परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षा नीति स्थापित की गई। सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए जायका के प्रयासों के बावजूद ओडीए परियोजनाओं में होने वाली व्यावसायिक दुर्घटनाओं और सार्वजनिक दुर्घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। ओडीए परियोजनाओं की घटित सभी दुर्घटनाओं में लगभग 80% हिस्सा ओडीए ऋण परियोजनाओं की निर्माण दुर्घटनाओं का है। ओडीए ऋण परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए जायका ने 2021 में JSSS तैयार कर इसमें समाविष्ट किया है। JSSS में 9 अध्याय हैं। अध्याय 1 में सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं की परिभाषा की गई है। अध्याय 2 में सामान्य सुरक्षा उपाय और अध्याय 3 से 9 में प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। जायका दृढ़ता से चाहता है कि JSSS को अपनाने से ओडीए परियोजनाओं में शून्य व्यावसायिक और सार्वजनिक दुर्घटनाएं हों। अब हम आपके सामने JSSS का एक अवलोकन प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय 1 सामान्य आवश्यकताओं में 38 खंड और परिशिष्ट शामिल हैं, जिसमें सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं, शब्दावली और प्रारूपों की परिभाषा की गई है। इस अध्याय में मालिक, इंजीनियर और ठेकेदार के कार्य सुरक्षा के उत्तरदायित्व, JSSS कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों की प्राथमिकताएं, ठेकेदार द्वारा जोखिम आकलन, निर्माण योजनाओं और सुरक्षा योजनाओं की तैयारी व प्रस्तुति, इंजीनियर द्वारा समीक्षा टिप्पणियां, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी, HSO के उत्तरदायित्व और अधिकार, ठेकेदार के कामगारों के लिए आरंभिक शिक्षा और परीक्षण, स्वास्थ्य प्रबंधन, साथ ही अस्थायी ढांचों का डिजाइन, निर्माण व निगरानी आदि मुद्दों का समावेश है। अब हम अध्याय 1 की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। दुर्घटनाओं के कारकों में ठेकेदार ने कानूनों और कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन न करना, अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंधन में उपाय और अप्रचलित या खराब रखरखाव वाले उपकरणों का उपयोग, ऐसे कारणों का समावेश होता है। खंड 1.1 में इस मुद्दे के समाधान के रूप में कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाने वाले की ठेकेदार की सुरक्षा घोषणा का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार को स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा। खंड 1.3 में स्वास्थ्य और सुरक्षा विनिर्देशों की संविदात्मक प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं की प्राथमिकता का क्रम विवेश, सुरक्षा विनिर्देश, JSSS और अन्य सामान्य और तकनीकी विनिर्देश ऐसा है।
खंड 1.5 में ठेकेदार के सुरक्षा प्रबंधन स्तर को बेहतर बनाने हेतु ISO 45001 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा या ISO समान किसी अन्य मानकों के अनुसार सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग का समावेश है। जायका को बाहरी ISO प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। खंड 1.8 में कहा गया है कि ठेकेदार को निर्माण कार्य में जोखिमों का आकलन करना चाहिए, खतरों या विषाक्तता की पहचान करनी चाहिए, जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहिए, जोखिमों को कम करने और समाप्त करने के उपायों का निर्धारण करना चाहिए और निर्माण योजनाओं व सुरक्षा योजनाओं में विशिष्ट उपायों का समावेश करना चाहिए। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार के कामगारों को खतरों और जोखिम के बारे में सूचित किया जाएगा। खंड 1.7 में ठेकेदार द्वारा बोली के चरण में सुरक्षा योजना की तैयारी और प्रस्तुति, काम के प्रारंभ के लिए आधारभूत सुरक्षा योजना और निर्माण चरण के लिए विशेष सुरक्षा योजना का समावेश है। खंड 1.9 में निर्दिष्ट किया गया है कि ठेकेदार इंजीनियर को निर्माण योजनाएं प्रस्तुत करेगा, जिसमें डिजाइन दस्तावेज, गणना, कामगार और उपकरण, निरीक्षण और निगरानी योजनाओं सहित निर्माण के सभी हिस्सों के लिए निर्माण योजनाओं और व्यवस्थाओं का विवरण होगा। इसमें इंजीनियर द्वारा सुरक्षा योजनाओं और निर्माण योजनाओं की समीक्षा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुपालन में विफलता की अधिसूचना, ठेकेदार द्वारा योजना की पुनः प्रस्तुति और काम की शुरुआत भी सम्मिलित है। खंड 1.11 में इंजीनियर ने ठेकेदार को सुरक्षा अनुपालन के लिए निर्देश देने का प्रावधान है। JSSS के अंतर्गत यदि इंजीनियर निर्धारित करता है कि ठेकेदार सुरक्षा योजनाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में सफल नहीं है, तो इंजीनियर ठेकेदार को सुधारात्मक और निवारक उपायों को लागू करने के निर्देश देता है। यदि इंजीनियर ये निर्धारित करता है कि निर्माण कार्य के कई हिस्सों में कुछ खतरा है जिससे दुर्घटना हो सकती है, तो इंजीनियर तब तक काम स्थगित करने के आदेश देगा जब तक ये सत्यापित नहीं हो जाता कि अब खतरा मौजूद नहीं है। जब कोई दुर्घटना होती है तो इंजीनियर ठेकेदार को तब तक काम स्थगित करने का आदेश देगा जब तक दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकथाम के लिए निवारक उपायों के कार्यान्वयन की पुष्टि नहीं हो जाती। GC 6.7 स्वास्थ्य और सुरक्षा ये निर्धारित करता है कि ठेकेदार एक दुर्घटना निवारण कर्मचारी नियुक्त करेगा जो ठेकेदार की साइट पर सुरक्षा बनाए रखने और दुर्घटना को रोकने के लिए जिम्मेदार होगा और उस व्यक्ति के पास दुर्घटना रोकथाम उपायों को निर्देशित करने का अधिकार होगा। JSSS में इस व्यक्ति को स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी HSO कहा गया है। JSSS में ये निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार के कर्मचारी वर्ग को HSO के विशिष्ट अधिकार और उत्तरदायित्वों या तथा सुरक्षा निर्देश देने के HSO के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, जो साइट के सुरक्षा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। HSO के उत्तरदायित्वों में सुरक्षा योजनाओं की तैयारी, सुरक्षा प्रबंधन गतिविधियों का प्रयास, साइट पर निरीक्षण, दुर्घटना होने पर
अस्थायी रूप के काम बंद करने के निर्देश, पुनरावृत्ति रोकथाम के उपायों की योजनाओं और उसका कार्यान्वयन तथा सुरक्षा शिक्षा परीक्षण के कार्यान्वयन का समावेश है। खंड 1.14 किसी दुर्घटना के बाद रोके गए कार्य को फिर से शुरू करने की प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार दुर्घटना की जांच, कारण और पुनरावृत्ति की रोकथाम के उपायों का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव इंजीनियर को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा। यदि इंजीनियर से प्रस्ताव का पालन करने में विफलता की कोई सूचना नहीं मिलती है, तो ठेकेदार इंजीनियर को काम पुनः प्रारंभ करने की तारीख की पूर्व सूचना देकर काम फिर से शुरू करेगा, पुनरावृत्ति की रोकथाम के उपायों की प्रभावशीलता को सत्यापित करेगा और ऐसे उपायों के परिणाम इंजीनियर को सूचित करेगा तथा फिर से जोखिम का आकलन करेगा। आवश्यकता अनुसार सुरक्षा योजनाओं और निर्माण योजनाओं को भी बदलने की आवश्यकता होगी। खंड 1.15 में ठेकेदार द्वारा की जाने वाली सामान्य और नियमित सुरक्षा प्रबंधन गतिविधियों को निर्धारित किया गया है। ठेकेदारों के लिए सामान्य सुरक्षा प्रबंधन गतिविधियों के रूप में इसमें आंतरिक मीटिंग्स का आयोजन, सुरक्षा आवश्यकताओं पर मार्गदर्शन और निगरानी के कार्यान्वयन के प्रावधान समाविष्ट हैं। इसके अलावा ठेकेदार और दैनिक सुरक्षा प्रबंधन के रूप में टूल बॉक्स मीटिंग्स, कामगारों को कार्य विवरण और सुरक्षा योजनाओं से अवगत कराना, 5S, गतिविधियों का मार्गदर्शन और प्रबंधन तथा साइट पर सुरक्षा निरीक्षणों का कार्यान्वयन करना आवश्यक है। खंड 1.18 के अंतर्गत ठेकेदार के लिए आवश्यक है कि GC 6.9 के अनुपालन में वे उचित योग्यता, कौशल और अनुभव वाले कामगारों की नियुक्ति करे, किसी भी कर्मचारी को अकेले काम करने की अनुमति न दे और कार्य समूहों में हमेशा एक संचालन लीडर रखे। खंड 1.19 से 21 में परीक्षण का लक्ष्य समूह, परीक्षणार्थी, परीक्षण विषय तथा सुरक्षा प्रवर्तन परीक्षण, कौशल परीक्षण और अतिरिक्त परीक्षण के संबंध में शिक्षा और परीक्षण रिकॉर्ड समाविष्ट है। खंड 1.22 और 1.23 खतरनाक कामों के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करते हैं। ये खंड निर्धारित करते हैं कि ठेकेदार को खतरनाक काम में लगे कामगारों को विशेष परीक्षण देना चाहिए, काम का परमिट जारी करना चाहिए, संचालन लीडर्स की स्थायी नियुक्ति करनी चाहिए और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना चाहिए। संचालन लीडर्स की स्थायी नियुक्ति करनी चाहिए और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना चाहिए। ये भी आवश्यक है कि ठेकेदार काम के परमिट की प्रणाली को स्थापित और कार्यान्वित करे, HSO से खतरनाक कामों का मूल्यांकन और सुरक्षा निरीक्षण करवाए और काम के परमिट की प्रणाली का प्रबंधन करे। इन खंडों में HSO द्वारा जांच और खतरनाक कामों का मूल्यांकन, भविष्य में आ सकने वाले खतरों का पूर्वानुमान और कार्यपूर्व निरीक्षण के परिणामों की पुष्टि को निर्धारित किया गया है। खंड 1.24 1.25 में दुर्घटनाओं की तैयारी के उद्देश्य से दुर्घटना प्रतिक्रिया योजनाएं वे कामगारों और सुविधाओं की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।
इन खंडों में एक दुर्घटना प्रतिक्रिया योजना तैयार करने का प्रावधान है, जो ठेकेदार के ऑनसाइट चिकित्सा और प्राथमिक उपचार कर्मियों, उपकरण और सेवा योजनाओं तथा आपातकालीन बचाव और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के संचालन का वर्णन करती है। वे विशेष सुरक्षा विनिर्देशों में समाविष्ट की जाने वाली सामग्री को भी निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये खंड दुर्घटना होने के तुरंत बाद और उसके होने के पश्चात HSO द्वारा किए जाने वाले उपायों को निर्दिष्ट करते हैं। खंड 1.35 कार्यस्थल पर ठेकेदार के उपकरण, अस्थायी ढांचे, सुरक्षा उपकरण और PPE के सुरक्षित उपयोग के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। ये खंड निर्धारित करता है कि इनका उपयोग करने से पहले ठेकेदार को केवल उन उपकरणों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए जो HSO द्वारा निरीक्षण के बाद उपयोग के उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों और उपकरण की उपयुक्तता की जांच के लिए उपयोग के दौरान आवधिक निरीक्षण करें। गैर अनुपालन की स्थिति में इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के साथ साथ काम बंद करने और उपयोग बंद करने के आदेश भी इस खंड में निर्धारित हैं। खंड 1.37 अस्थायी ढांचों के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और उन्हें हटाने के लिए प्रबंधन मानकों को परिभाषित करता है। एक प्रबंधन मानक के रूप में इसमें BS 5975 के धारा 1 और 2 या इंजीनियर द्वारा स्वीकृत अन्य प्रबंधन मानकों के अनुप्रयोग को निर्दिष्ट किया गया है। इंजीनियर द्वारा अनुरोध किए जाने पर ठेकेदार के फॉल्स वर्क, डिजाइन और गणना सहित अस्थायी ढांचों के सभी हिस्सों के लिए निर्माण योजनाएं प्रस्तुत करना भी उसमें समाविष्ट है। ये दुर्घटना पहरेदारों की नियुक्ति से संबंधित है। घटना का स्थल रेलवे की स्थापना का कार्यस्थल था। एक खोदक मशीन ईंधन भरने वाले ट्रक की प्रतीक्षा कर रही थी। पहरेदार विश्राम स्थल पर खड़ा था। अगर मैंने जल्दी ईंधन नहीं भरा तो मैं काम जारी नहीं रख पाऊंगा। ओह, आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से ईंधन भरकर काम पर वापस आता हूँ। खोदक मशीन ईंधन भरने वाले ट्रक की ओर बढ़ने लगी। तभी अरे नहीं, खोदक मशीन तो मेरे बिना ही चली गई। पहरेदार के बिना न जाने के लिए कहा था। फिर भी अब मुझे जल्दी वहां जाकर उसे रास्ता दिखाना होगा। रास्ता दिखाने के लिए पहरेदार खोदक मशीन के सामने जाने लगा। तभी पहरेदार गिर गया। ड्राइवर का ध्यान पहरेदार के गिरने पर नहीं गया। ठीक है, बस इस मिट्टी के ढेर के बाजू से निकल जाऊं तो मैं ईंधन भरने वाले ट्रक तक पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं! खोदक मशीन पहरेदार को कुचलकर उसके ऊपर से चली गई और पहरेदार की मृत्यु हो गई। अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए अपने कर्मियों और सड़क उपयोगकर्ताओं तथा पैदल चलने वालों सहित आम जनता को प्रभावी ढंग से सूचित करने के लिए और उन्हें दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार को काम के दौरान हर समय पहरेदारों को नियुक्त करना चाहिए। इस मामले में भी खोदक मशीन को उचित स्थिति के लिए सहायता की आवश्यकता होती है और ऑपरेटर को भी संकेतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। खोदक मशीन को चलाने की सहायता करने से पहले पहरेदार और ड्राइवर को वॉकी टॉकी के माध्यम से या हाथ के संकेतों का उपयोग करके या आंखों से संपर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि चालक की नजर पहरेदार पर नहीं पड़ती है तो उन्हें तुरंत संचालन बंद करना आवश्यक है।
ऐसा करने से ड्राइवर और पहरेदार पारस्परिक रूप से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दुर्घटना एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करने से संबंधित है। पुल के पियर्स के लिए पाइल कैप के निर्माण का समुद्र में काम चल रहा था। कंक्रीट पाइल खेप सख्त हो गई थी, इसलिए उसे नीचे से स्टील के फॉर्म वर्क को हटाया जा रहा था। फार्म वर्क लेने के लिए दोपहर के बाद क्रेन आने वाली है। मैं दोपहर का भोजन छोड़ दूंगा और पहले इसकी तैयारी करूंगा। कामगार भी हटाए गए फॉर्म वर्क पर एक हुक को वेल्डिंग कर रहा था ताकि क्रेन से उसे बाहर ले जाया जा सके। तभी फॉर्म वर्क लेने के लिए क्रेन जल्द ही यहाँ आएगी, तो मैं उसे उतारना शुरू कर देता हूँ ताकि उसे जल्द से यहाँ से ले जाया जा सके। कामगार ए को कामगार बी काम करते हुए नहीं देख सकता था। अरे नहीं! कामगार बी को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसके कंधे का कंपाउंड फ्रैक्चर भी शामिल था। एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस मामले में संबंधित कामगारों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था और आवश्यक सावधानी न बरतते हुए काम किया गया, जिससे दुर्घटना हुई। ठेकेदार को किए जा रहे कार्य के स्थान, विवरण और समय का सावधानीपूर्वक समन्वय करना चाहिए। जब एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करना अपरिहार्य हो तो अतिरिक्त पीपीई और कार्य उपकरण जैसे कि सीलिंग्स और सुरक्षा जाल प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे के ऊपर या नीचे काम करने की स्थिति में पहरेदारों की नियुक्ति कर ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये दुर्घटना प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा के चिन्हांकन से संबंधित है। ये साइट एक सामान्य सड़क थी जहां खुदाई का काम हो रहा था। गड्ढे पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। रात का समय था। आज इस ओवरटाइम के कारण देर हो गई। मुझे अब जल्दी घर लौटना होगा। अरे नहीं! मोटरसाइकिल बैरिकेड से टकरा गई और ड्राइवर की मौत हो गई। जेएसएसएस में उन क्षेत्रों में अनधिकृत पहुंच और प्रतिबंधित किया गया है जहां खतरनाक काम हो रहा है। इसलिए जिन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है उन्हें उचित घेरा या सुरक्षात्मक अवरोधों द्वारा स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाना चाहिए। इस मामले में अधिक दृश्यमान बैरिकेड्स का उपयोग किया जाना चाहिए था और उन्हें संकेतों और प्रकाश व्यवस्था द्वारा स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए था। ऐसा करने से ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों जगह के लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। अध्याय 2 में निर्माण कार्यों के लिए सामान्य सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया गया है। इस अध्याय में निम्नलिखित 9 खंडों के ठेकेदार द्वारा उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को समाविष्ट किया गया है। अब हम अध्याय 2 की विषय वस्तु की समीक्षा करेंगे। ठेकेदार अपने कामगारों के लिए एक सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। खंड 2.1 में साइट के आसपास काम का वातावरण, निगरानी और जोखिम नियंत्रण के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं समाविष्ट हैं, जिनका ठेकेदार ने कार्यान्वयन करना चाहिए। खंड 2.1.1 निर्धारित करता है कि साइट पर खतरनाक पदार्थों की निगरानी की जानी चाहिए और यदि वे संपर्क सीमा से अधिक हो जाते हैं तो काम बंद कर देना या कार्य वातावरण में सुधार करना आवश्यक है। खंड 2.3 और 2.4 में ठेकेदार के कामगारों और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रवेश पर प्रतिबंधन के उपाय करना और पहरेदारों की नियुक्ति करना सम्मिलित है। ये खंड निर्धारित करते हैं कि साइट के खतरनाक क्षेत्रों में सुरक्षात्मक अवरोधों और संकेतों की स्थापना, अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंधन और
पूर्ण समय पहरेदारों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये भी आवश्यक है कि उपकरणों को गिरने से बचाने के लिए ठेकेदार के कामगारों और जनता के साथ उपकरणों के टकराव को रोकने के लिए तथा सार्वजनिक सड़क के साइड पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों और उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए पहरेदार रखे जाएं। काम की साइट पर कई दुर्घटनाएं उच्च स्थानों पर काम करते समय गिरने के कारण होती हैं। खंड 2.5 में मंजिल की सतह से 2 मीटर या उससे अधिक ऊंचे स्थान पर काम करते समय गिरने से बचाव के लिए विभिन्न आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें चढ़ने और उतरने के लिए सुविधाएं, मिड रेल, टो बोर्ड और काम करने के प्लेटफॉर्म्स की स्थापना और गड्ढों में गिरने से बचाव, गिरने से बचाने वाले उपकरणों या सुरक्षा जाल का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा काम शुरू करने से पहले ठेकेदार के कामगारों को निगरानी करने के जोखिम के बारे में निर्देश व शिक्षा तथा गिरने से बचाव के उपकरणों को अनधिकृत रूप से हटाने पर रोक लगाने के निर्देश भी इस खंड में अंतर्भूत हैं। खंड 2.6 के कार्य से संबंधित वस्तुओं के गिरने के कारण साइट पर अगल बगल के इलाकों में और आसपास के क्षेत्र में लोगों को चोट लगने से रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। इस खंड के अंतर्गत सामग्री के सुरक्षित परिवहन के तरीके सामान्य नियम के रूप में अन्य व्यक्तियों के ऊपर या नीचे काम करने पर प्रतिबंधन, आस्थीय प्रोजेक्टिंग शेल्फ, सुरक्षात्मक अवरोध आदि की स्थापना, कुछ क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंधन व मार्ग परिवर्तन तथा वस्तुओं के गिरने का खतरा है जैसे संकेतों की स्थापना इत्यादि आते हैं। 2.9.1 PPE ये निर्धारित करता है कि ठेकेदार अपने कामगारों को काम करने के लिए आवश्यक सभी PPE मुफ्त में प्रदान करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि कामगार इसका ठीक से उपयोग करें, इसे अच्छी स्थिति में बनाए रखें और खराब होने, खो जाने या क्षति होने पर ऐसे उपकरणों को बदलें। इसमें PPE के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की परिभाषा भी की गई है। 2.9.2 प्राथमिक उपचार में ठेकेदार ने प्राथमिक उपचार के लिए उपकरण और सामान उपलब्ध कराना, उनका नियमित निरीक्षण और पुनः पूर्ति, प्राथमिक उपचार परीक्षण, प्राथमिक उपचार किट और AED के मानकों की परिभाषा की गई है। ये दुर्घटना बिजली की लाइन बदलने के काम के दौरान हुई। मौजूदा यूटिलिटी खंबे से बिजली की लाइनों की अस्थायी यूटिलिटी खंबे पर स्थानांतरित किया जा रहा था। जितना मैंने सोचा था उससे अधिक समय लग रहा है। काम समय पर खत्म हो तो अच्छा होगा। इस दौरान सब स्टेशन पर काम पूरा होने की सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है। उसने काम पहले ही खत्म कर लिया होगा और वो खाना खाने चला गया होगा। शायद वो मुझे बताना भूल गया। कार्य पूर्ण करने का निर्धारित समय बीत चुका है। अब मुझे यूटिलिटी खंबे से दूर हो जाना चाहिए। मुझे सब स्टेशन में बताना है। तभी अरे नहीं! कामगार को बिजली का झटका लगा और वे करीब 10 मीटर की ऊंचाई से गिर गया। भूमिगत साधनों और ऊपरी सेवाओं के लिए सुरक्षा की पुष्टि और विस्तृत निर्माण योजनाएं आवश्यक हैं।
इस मामले में कामगार को अपना काम पूरा करके जमीन पर लौटना अपेक्षित था, जहां से वे मोबाइल फोन से समन्वयक से संपर्क करता और समन्वयक तब सब स्टेशन को बताता कि काम पूरा हो गया है और बिजली चालू करना सुरक्षित है। हालांकि काम समाप्त होने की अपेक्षित समय के बाद भी कोई सूचना नहीं थी और चूंकि समन्वयक अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, इसलिए सब स्टेशन कर्मचारी ने स्वयं ही बिजली चालू करने का निर्णय किया, जिससे दुर्घटना हुई। सुरक्षा बेल्ट पहनने और साइट तथा HSO के बीच अच्छा संवाद बनाए रखने के कार्य दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। अध्याय 3 में भूमिगत यूटिलिटीज या इमारतों में लगी हुई यूटिलिटीज तथा साइट पर खुली जगह पर दिखने वाली ऊपरी सेवाओं के लिए सुरक्षा उपायों का स्पष्टीकरण किया गया है। इस खंड में बिजली का झटका लगने की स्थिति में उपचार भी समाविष्ट है, जो सभी निर्माण कार्यों से जुड़ी एक सामान्य घटना है। अब हम अध्याय 3 की विषय वस्तु की समीक्षा करेंगे। खंड 3.1 भूमिगत यूटिलिटीज जैसे गैस पाइप, पानी के पाइप, बिजली की लाइन और संचार लाइनों पर सुरक्षित रूप से काम करने के उपाय निर्धारित करता है। नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले उपायों में भूमिगत यूटिलिटीज के मालिक के साथ पूर्व समझौता और ठेकेदार को उचित सहायता प्रदान करना शामिल है। ठेकेदार के सुरक्षा उपायों में मालिक के साथ परामर्श, प्रारंभिक आपातकालीन तैयारी, अन्य प्रारंभिक तैयारी जैसे हाथ से खोज हेतु खुदाई, आग से बचाव और बिजली के झटके से बचाव, पहरेदारों की नियुक्ति और कामगारों को सुरक्षा के निर्देश समाविष्ट हैं। खंड 3.2 में बिजली की लाइनें, संचार लाइनें और नलिकाओं जैसे ऊपरी सेवाओं के लिए सुरक्षा उपाय दिए हुए हैं। खंड 3.1 के अनुसार नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले उपायों में ऊपरी सेवाओं के मालिक के साथ पूर्व समझौता और ठेकेदार को उचित सहायता का प्रावधान शामिल है। ठेकेदार के सुरक्षा उपायों में मालिक के साथ परामर्श, प्रारंभिक आपातकालीन तैयारी, ऊपरी लाइनों की सुरक्षा, अलगाव की दूरी सुनिश्चित करना, बिजली के झटकों से बचाव, पहरेदारों की नियुक्ति और कामगारों को सुरक्षा का निर्देश समाविष्ट है। इस खंड में बिजली के झटके के कारण बनने वाले उपकरणों के साथ संपर्क पर प्रतिबंधन, पीड़ितों का बचाव और द्वितीयक झटकों की रोकथाम से संबंधन में जानकारी है। ये ठेकेदार के उपकरणों से संबंधित दुर्घटना का एक उदाहरण है, जिसे आश्चर्यजनक रूप से अक्सर अनदेखा किया जाता है। एक कामगार टेबल टॉप आरी पर लकड़ी काटने वाला था। मुझे बाकी काम छोड़कर इसे तुरंत काटने को कहा गया है। अरे, ब्लेड कवर तो नहीं है। शायद मैं मरम्मत के समय इसे लगाना भूल गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं इसके बिना ही काट सकता हूँ। मजदूर बिना ब्लेड कवर के अपने नंगे हाथों से काटने लगा। ब्लेड भी काफी बाहर निकली हुई थी और लकड़ी गाइड की दीवार से सटी हुई नहीं थी। तभी अरे नहीं, लकड़ी झटके से पीछे हट गई, जिससे कामगार घायल हो गया। पसली की हड्डी टूटने सहित उसे गंभीर चोटें आईं। अध्याय 4 में केवल बुलडोजर और क्रेन जैसी बड़ी निर्माण मशीनरी ही नहीं, बल्कि वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर जैसी छोटी मशीनरी तथा ड्रिल और आरी जैसे उपकरण भी समाविष्ट हैं। छोटे औजार और उपकरण भी खतरनाक हो सकते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करते समय सुरक्षा निरीक्षण और कामगारों को सुरक्षा शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और सुरक्षा योजनाओं के अनुसार उपकरण पर उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इस मामले में कामगारों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है कि उन्हें ये ख्याल रखा जाए कि किकबैक क्यों होता है। ब्लेड कवर
इसे कैसे रोकता है, किकबैक होने की स्थिति में उन पर क्या प्रभाव हो सकता है और सही औजार और उपकरणों का प्रयोग करने का क्या महत्व है। मानक अनुलग्नकों का उपयोग या मरम्मत HSO ने अधिकृत किए हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को बिजली का झटका न लगने के लिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वैसे गोलाकार आरी का उपयोग करते समय काटे जा रहे टुकड़ों के अलावा गोलाकार आरी खुद भी किकबैक हो सकती है। आपातकालीन अलार्म जैसे सभी सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय करने के अलावा ये भी आवश्यक है कि ब्लेड को अधिक फैलाने जैसे सीमा से अधिक काम न किया जाए। ये न केवल टेबल टॉप आरी जैसे छोटे उपकरणों और औजारों पर ही लागू है, बल्कि बुलडोजर जैसी मोबाइल मशीनरी और खादन उपकरण जैसी स्थिर मशीनरी पर भी लागू होता है। अध्याय 4 में ठेकेदार के उपकरणों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं का वर्णन है, जिसमें निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल उपकरण, स्थायी उपकरण, छोटे उपकरण, औजार और विद्युत ऊर्जा उपकरण शामिल है। अब हम अध्याय 4 की विषय वस्तु की समीक्षा करेंगे। खंड 4.1 में ठेकेदार के उपकरणों के प्रकार, अनुपालन मानक, उपकरण निर्माताओं के निर्देश, निर्माण योजनाओं और सुरक्षा योजनाओं का निर्माण और ठेकेदार के कामगारों में उनका प्रयास, कार्य सुरक्षा प्रशिक्षण और यातायात सुरक्षा शिक्षा, उचित योग्यता, कौशल व अनुभव वाले ऑपरेटरों और ड्राइवरों की नियुक्ति, पहरेदार की नियुक्ति, संकेत देने के तरीके और उपकरणों के चयन का समावेश है। खंड 4.2 में ठेकेदार के उपकरणों का साइट पर लाते समय निरीक्षण, संचालन और उपयोग के दौरान दैनिक निरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और दोषों और असामान्यताओं के उपायों का परिभाषा की गई है। इसके लिए निरीक्षण सूची तैयार करना, निरीक्षण और रखरखाव के रिकॉर्ड की पुष्टि और साइट पर लाते समय उपकरणों का निरीक्षण करना, साइट पर लाते समय HSO द्वारा निरीक्षणों का कार्यान्वयन और यदि उपकरण JSSS आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो इंजीनियर ने उपकरण अस्वीकृत करना आवश्यक है। इसमें संचालन या उपयोग के दौरान किसी दोष या असामान्यता की स्थिति के उपकरणों के बंद करने, मरम्मत और पुनः निरीक्षण को भी निर्धारित किया गया है। खंड 4.3 में ठेकेदार के उपकरणों के संचालन और उपयोग के लिए विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताएं उल्लेखित हैं। इसमें उपकरणों की सफाई, निरीक्षण, रखरखाव और संचालन के दौरान सुरक्षा उपाय और अस्थायी सड़कों, मोबाइल उपकरण, स्थायी उपकरण, छोटे उपकरण, औजार, विद्युत उपकरण, लिफ्ट और सामग्री कन्वेयर के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं दी गई हैं। साइट पर अक्सर होने वाले बिजली के झटकों की दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु खंड 4.3.12 में विद्युत उपकरणों के दैनिक निरीक्षण, वाटरप्रूफ स्विच का उपयोग, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI लगाना और उपकरणों के पानी के नीचे उपयोग पर प्रतिबंधन का अंत भराव किया गया है। ये दुर्घटना क्रेन के एक साथ संचालन से संबंधित है। जावरीय फ्लैट पर स्थापित स्टील डेक को हटाने के लिए डेक को सहारा देने वाले पाइल्स को वाइब्रो हैमर का उपयोग करके क्रेन से हटाया जा रहा था। कामगारों को ड्राइवर की सीट के अलावा कहीं और सवारी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल बोर्ड पर एक ऑपरेटर और एक प्रशिक्षणार्थी थे। पाइल को इस तरह से बाहर निकालते हैं, इसे एक तरफ ले जाते हैं और नीचे करते हैं, खंगाल कर फिर से दोहराते हैं। समझ गए? अगली बार तुम इसे खुद ही कर पाओगे, है ना?
हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछले तूफान के कारण हम समय से पीछे हैं, इसलिए हमें जल्दी से काम करना होगा। ठीक है। ऑपरेटर तब फाइल को उठाने की कोशिश करता है और उसी समय उसे बगल में ले जाता है। यदि मैं इन सभी कामों को एक साथ करूं, तो हम तेजी से काम कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, क्या ये ठीक है? रुक जाते हैं। सब ठीक है, मुझे पता है। रुको, ये खतरनाक है। ऑपरेटर काम करता रहा। फिर क्रेन बगल में गिर गई और केबिन कीचड़ में दब गया। ऑपरेटर और प्रशिक्षणार्थी निकल नहीं पाए और डूबकर मर गए। अध्याय 5 में सामान उठाना और वहन करना समाविष्ट है। इस मामले में 2 कार्य एक साथ करने के कारण दुर्घटना हुई जब कुछ सामान उठाए हुए बूम को घुमाया गया। एक ही ऑपरेटर द्वारा क्रेन का एक साथ संचालन एक असुरक्षित प्रथा के रूप में निषिद्ध है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर का ध्यान विचलित होता है। एक साथ संचालन के कारण घटी हुई दुर्घटनाओं की कई रिपोर्ट आई हैं, जिसमें प्राणघातक दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। उपकरणों के सुरक्षा निरीक्षण के साथ ही कार्य और उपकरणों के आधार की सुरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मालवाहन कार्य के दौरान प्रत्येक कार्य के पहले सुरक्षा की पुष्टि करते हुए प्रत्येक कार्य को एक एक करके आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। माल उठाने की सतह से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेकंड के लिए रुकें। किसी भी असामान्यताओं की जांच करें और फिर 3 मीटर की दूरी पर भार को ऊपर उठाएं। इसे 3-3 प्रयोग कहते हैं। उपकरण घुमाने या बूम घुमाने के लिए भी यही बात लागू होती है। वाहक आसपास की सुरक्षा की जांच करेगा और काम शुरू करने से पहले संकेत देगा। साथ ही ऐसा कार्य न करने के उपकरण की सीमा से अधिक हो। ओवरलोड रोकथाम उपकरणों जैसे सभी क्रेन सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय किया जाना चाहिए। निर्धारित क्षमता से अधिक भार के वाहन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि सुरक्षा उपकरण सक्रिय होता है तो काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। अध्याय 5 में ठेकेदार के कामगारों द्वारा सामान उठाने और वहन करने के काम को सुरक्षित रूप से करने की आवश्यकता और साथ ही इस काम से जनता को होने वाले नुकसान की रोकथाम व दुर्घटना निवारण के उपाय निर्धारित किए गए हैं। अब हम अध्याय 5 की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। खंड 5.1 में सामान उठाने के उपकरणों के लिए सामान्य सुरक्षा आवश्यकताएं दी गई हैं। खंड 5.2 में सामान उठाने और वहन करने के उपकरणों के साथ साथ सामान उठाने के कार्य के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया है। इस खंड में सामान उठाने के उपकरण की रेडिट क्षमता प्रदर्शन, दैनिक काम के पहले वाले आवधिक निरीक्षण और रखरखाव का कार्यान्वयन, योग्य और अनुभवी ऑपरेटरों और वाहकों की नियुक्ति, कार्य जोखिमों के निर्देश और सुरक्षा उपाय, कामगारों की आपातकालीन प्रक्रियाओं की सूचना और निर्देश देना, वाहकों के लिए संकेत, प्रवेश पर प्रतिबंधन के उपाय और काम के दौरान निश्चित मामलों का समावेश है। खंड 5.3 में क्रेन के चयन, संयोजन, उपयोग और निकालने की योजना बनाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति और मोबाइल क्रेन के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें मोबाइल क्रेन और पलटने से रोकने के लिए स्टील की प्लेट्स लगाना, आउटरिगर और अधिकतम स्थिति तक विस्तार और ओवरलोड रोकथाम उपकरणों के उपयोग की परिभाषा की गई है। खंड 5.4 में सामान वहन करने के उपकरणों की जानकारी का प्रदर्शन, साइट पर उनकी रचना और मरम्मत पर प्रतिबंधन और अनुसूचित उपकरणों का अलगाव व निस्तारण करना शामिल है।
ये दुर्घटना अस्थायी ढांचों से संबंधित है। कामगार एक पुल के स्तंभ के ब्रैकेट पर मचान ठीक कर रहे थे। हमें मचान का काम जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो कोई भी काम शुरू नहीं कर पाएगा। चलो जल्दी करें, अपने सुरक्षा बेल्ट के हुक को बांध दो, वरना ये खतरनाक होगा। हाँ ठीक है, इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी अरे नहीं! JSSS में कम्फर्डेम मिट्टी के काम के लिए सहारा, मचान और बिजली व गैस के लिए अस्थायी ढांचों के लिए सुरक्षा मानक विनिर्देशों को निर्धारित किया गया है। इस मामले में ब्रैकेट के मचान का सहारा ढीला था, जिसके कारण मचान गिर गया और दुर्घटना हुई। सहारे के लिए मचान, मोबाइल मचान, लटकते मचान और मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म में अपने स्वयं के वजन और अधिकतम भार क्षमता के कम से कम 4 गुना सहारा देने की क्षमता होनी चाहिए। सुरक्षा योजनाओं के अनुसार डिजाइन और स्थायी निर्माण की आवश्यकता के साथ ही उपयोग से पहले तथा परिवर्तन या विस्तार करते समय और प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों के बाद इनका निरीक्षण करना आवश्यक है। इसके अलावा मचान पर सीढ़ियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और मचान लगाते या निकालते समय जब गिरने का खतरा हो तब हार्नेस, सुरक्षा बेल्ट का उपयोग आदि गिरने से बचाव के उपाय के लिए किया जाना चाहिए। अध्याय 6 में अस्थायी ढांचों के लिए सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मुख्य निर्माण कार्य सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। ये अध्याय मिट्टी के काम के लिए सहारा, कम्फर्डेम, पैदल मार्गों और मार्गिकाओं जैसे अस्थायी ढांचों की योजना, डिजाइन, निर्माण, उपयोग और उन्हें हटाने के नियमों को निर्दिष्ट करता है। अब हम अध्याय 6 की विषय वस्तु की समीक्षा करेंगे। खंड 6.1 में अस्थायी ढांचों के डिजाइन और तैयारी, निर्माण योजनाएं, ढांचों का निर्माण, उपयोग, उन्हें हटाने और गिराने के संबंध में अनुपालन के लिए आवश्यक JSSS धाराएं अंतर्भूत हैं। खंड 6.2 और 6.3 पानी के नीचे के कामों के समय खुदाई की गई सतहों और कम्फर्डेम को गिरने से रोकने हेतु मिट्टी के काम के लिए सहारे की सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। खंड 6.2 में मिट्टी के काम के लिए सहारे की योजना, डिजाइन, निर्माण योजनाएं, सुरक्षा योजनाएं, सहारे की निगरानी योजनाएं, सहारे के लिए सुरक्षा उपाय और आसपास के भूमि की निगरानी शामिल है। खंड 6.3 में कम्फर्डेम की योजना और डिजाइन, निर्माण योजनाएं, सुरक्षा योजनाएं, निगरानी योजनाएं, कम्फर्डेम कार्य के लिए सुरक्षा उपाय और जल स्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में उपायों का समावेश है। खंड 6.4 और 6.5 काम करने के पैदल मार्ग और मचान के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। खंड 6.4 पैदल मार्ग से या उन पर गिरने से रोकथाम हेतु सुरक्षा उपायों और HSO के निरीक्षणों को निर्धारित करता है। इसके अलावा सीढ़ियों का उपयोग पैदल मार्ग के रूप में केवल तभी किया जा सकता है जब HSO निर्धारित करता है कि उनका उपयोग करना सुरक्षित है। खंड 6.5 में मचान के लिए प्लेटफॉर्म और पैदल मार्गों के अनुपालन मानक, डिजाइन, निर्माण कार्य, HSO के निरीक्षण और निर्माण के लिए आवश्यक नियम समाविष्ट हैं। खंड 6.7 और 6.8 अस्थायी विद्युत साधनों और इलेक्ट्रिक तथा गैस वेल्डिंग और कटिंग के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।
खंड 6.7 में पोर्टेबल विद्युत उपकरण और GFCI के उपयोग के साथ साथ अस्थायी विद्युत साधनों की स्थापना, उपयोग, स्थानांतरण, मरम्मत और हटाने के लिए सुरक्षा उपाय व इनके निरीक्षण और रखरखाव का कार्यान्वयन अंतर्भूत है। खंड 6.8 में योग्य कामगारों के अलावा किसी अन्य के द्वारा काम पर प्रतिबंधन, वोल्टेज कम करने वाले उपकरणों और फ्लैशबैक अरेस्टर की काम से पहले पुष्टि, उपकरणों के आवधिक निरीक्षण और आग से बचाव के उपाय शामिल हैं। ये दुर्घटना उत्खनन के काम से संबंधित है। उत्खनन स्थल कामगार सतह के लगभग 4 मीटर की गहराई पर काम कर रहा था। ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है। सीधे और सफाई से खुदाई करके हम अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम योजना के अनुसार ख़त्म कर सकेंगे। फिर अरे नहीं! कामगार को गंभीर चोटें आईं और उसके कंधे की हड्डी भी टूट गई। JSSS में उत्खनन, खाई की खुदाई, हाथ और यांत्रिक उत्खनन, ब्लास्टिंग, तटबंध और बैकफिल, कार्य डिपिंग और मिट्टी के काम के लिए सहारों के लिए सुरक्षा उपायों को समाविष्ट किया गया है। खुदाई के काम के दौरान मिट्टी के गिरने से जुड़ी कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। उत्खनन के किनारों के ढलान और किनारों के बेंचिंग पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। निकट लंबवत कटिंग फेस के नीचे कोई भी उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थिर उत्खनन सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के काम के लिए सहारों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जब तक मिट्टी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक साइट पर काम बंद कर दिया जाए। उत्खनन कार्यों के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है ताकि जमीन कमजोर न हो या अन्य इमारतों जैसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। अध्याय 7 में ओपन कट, खाई और खुदाई, हाथ से और यांत्रिक उत्खनन, ब्लास्टिंग, तटबंध और बैकफिल कार्य, निस्तारण और मिट्टी के काम के लिए सहारों जैसे उत्खनन कार्यों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं और दुर्घटना निवारण उपायों को समाविष्ट किया गया है। अब हम अध्याय 7 की विषय वस्तु की समीक्षा करेंगे। खंड 7.1 से 7.5 ओपन कट ऑपरेशन में उत्खनन कार्यों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। इन खंडों में उत्खनन कार्यों के लिए निर्माण योजना, सुरक्षा योजना और निगरानी योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन, अस्थायी उत्खनन की ढलान और बेंचिंग, मिट्टी के काम के लिए सहारे का निर्माण, HSO द्वारा साइट का निरीक्षण और जोखिम पूर्ण काम को रोकने के निर्देश, प्रवेश प्रतिबंधन के लिए सुविधाओं और सुरक्षात्मक अवरोधों की स्थापना और पहरेदारों की नियुक्ति का समावेश है। खंड 7.6 ब्लास्टिंग द्वारा ओपन कट उत्खनन के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। इसमें निर्माण योजना, सुरक्षा योजना और निगरानी योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन, विशिष्ट BS नियमों का अनुपालन, कामगारों की नियुक्ति, विस्फोट सुरक्षा योजना, खतरे की रोकथाम, विस्फोटकों का संचालन, परीक्षण, ब्लास्टिंग, विशेष उपाय, निगरानी, ब्लास्टिंग के बाद सुरक्षा की पुष्टि और विफल हुए विस्फोटकों का निपटान सम्मिलित है। ये दुर्घटना फाउंडेशन पाइलिंग के काम के दौरान हुई। फाउंडेशन पाइलिंग का कार्यस्थल जमीन में पहले से संचालित पाइल्स को निर्दिष्ट गहराई तक ले जाने के लिए फॉलोअर का उपयोग किया जा रहा था। मुझे पाइल्स को चलाने में मुश्किल हो रही है। शायद ज़मीन सख्त होगी। इस तरह तो मैं पाइलिंग का काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो अरे, पाइल्स को अंदर चलाना मुश्किल है।
चलो हैमर ड्रॉप की ऊंचाई बढ़ाते हैं। समझ गया। ठीक है, शुरू करो, पाइल चलाओ। तभी अरे नहीं, फॉलोअर कामगार से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पाइल्स चलाते समय उपकरण और पाइल सामग्री की विशेषताओं के अनुसार उचित तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस मामले में फॉलोअर टकराने के एक क्षेत्रजिक कंपन हुआ और इसके उत्केंद्रिक आघात हुआ। साथ ही पाइल सामग्री की स्वीकार्य बल के अधिक आघात के कारण पाइल सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई और कैप गिर गई। पाइल और हैमर के केंद्र के बीच कोई मिक्स अलाइनमेंट तो नहीं है, इसकी समय समय पर जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा पाइल सामग्री को सहनीय सीमा के अधिक बल और संख्या के साथ नहीं मारा जाना चाहिए। अध्याय 8 में ड्राइव इन पाइलिंग, कास्ट इन प्लेस पाइलिंग और हाथ से खुदाई से जुड़े फाउंडेशन पाइलिंग कार्यों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं और दुर्घटना रोकथाम उपायों को निर्धारित किया गया है। अब हम अध्याय 8 की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। अध्याय 8 में साइट पर परिवहन, ड्राइव इन पाइलिंग, कास्ट इन प्लेस पाइलिंग और मैनुअल उत्खनन पाइलिंग के लिए सुरक्षा उपायों और निगरानी के साथ ही प्रारंभ करने से पहले के सुरक्षा उपाय समाविष्ट हैं। इस अध्याय में प्रवेश पर प्रतिबंध के उपायों के सामान्य आवश्यकताएं, प्रारंभ करने से पहले के सुरक्षा उपाय जैसे निर्माण योजनाएं और सुरक्षा योजनाओं का निर्माण, ड्राइव-इन पाइलिंग के लिए सुरक्षा उपाय जैसे गिरने के बचाव के उपाय, कास्ट इन प्लेस पाइलिंग और कंक्रीट प्लेसमेंट के लिए सुरक्षा उपाय और मैनुअल उत्खनन पाइलिंग के लिए सुरक्षा उपाय और निगरानी का समावेश है। ये दुर्घटना कंक्रीट की ढलाई से संबंधित है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाई जा रही सुविधाओं का निर्माण स्थल तरल कंक्रीट को पंप ट्रक द्वारा फॉर्म वर्क में डाला गया था। सब बढ़िया है, हम आज ही इस मंजिल को पूरा कर लेंगे। फिर अचानक से अरे ये तो रुक गया, इतने धीरे धीरे बह रहा है, मतलब इसमें ज़रूर कुछ फंस गया होगा। अरे इसमें कुछ फंस गया है, दबाव बढ़ाओ। इससे तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो पूरी तरह जाम हो गया। खैर चलो इसे किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं, कंक्रीट सीधे कामगार को जा लगा। कामगार को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पंप से कंक्रीट डालते समय विभिन्न सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। कामगारों को कंक्रीट पंप डिलीवरी पाइप और नलिकाओं के आउटलेट के नीचे या सामने नहीं होना चाहिए और पाइप के अवरुद्ध होने की स्थिति में पंपिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए। कामगारों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद नली को फिर से इस्तेमाल करने से पहले अंदर के दबाव को निकालना चाहिए। उस समय कामगारों को कंक्रीट पंप डिलीवरी पाइपों के आउटलेट के सामने और नीचे नहीं आना चाहिए, ताकि वे पाइपों या फड़फड़ाती नलिकाओं से ना टकराएं। अध्याय 9 कंक्रीट कार्यों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं और दुर्घटना निवारण उपायों को निर्धारित करता है, जिसमें रीइंफोर्समेंट, फॉर्म वर्क और फॉल्स वर्क शामिल हैं। अब हम अध्याय 9 की विषय वस्तु की स्पष्टीकरण देखेंगे। अध्याय 9 में कंक्रीट कार्यों के लिए निर्माण योजना और सुरक्षा योजना तैयार करना, उनका प्रसार और कामगारों को निर्देश, रीइंफोर्समेंट के प्रसंस्करण, परिवहन, अस्थायी
प्लेसमेंट और असेंबली कार्य के लिए सुरक्षा उपाय, फॉर्मवर्क और फॉल्सवर्क का निर्माण, परिवहन, अस्थीय प्लेसमेंट और असेंबली, रेडी मिक्स कंक्रीट का परिवहन, कंक्रीट पंप और बाल्टी लगाने का काम और कंक्रीट प्लेसमेंट और कंपीटिंग कार्य का समावेश है। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ओडीए ऋण परियोजनाओं के लिए JSSS का उपयोग निर्माण सुरक्षा उपायों को बढ़ाएगा और शून्य व्यावसायिक दुर्घटनाओं और शून्य सार्वजनिक दुर्घटनाओं के लक्ष्य को पूरा करेगा।